हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स स्प्रेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम खुद अपने पैसे को निवेश करने के लिए भविष्य में अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी को ढूंढ सकते हैं और अच्छी कंपनी में निवेश करके नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमारे मन में काफ़ी सवाल होते हैं, जैसे किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए, क्या वह कंपनी भविष्य में अच्छा रिटर्न दे पाएगी, अच्छा और फंडामेंटली मजबूत शेयर कैसे ढूंढें जो भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न दे सके, पेनी स्टॉक वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और यह सारे सवाल मन में इसलिए उठते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में लगभग 7,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें 5,000 से ज़्यादा कंपनी BSE पर लिस्टेड हैं और लगभग 1,600 कंपनियां NSE पर लिस्टेड हैं। इतनी सारी कंपनियों में ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शेयर सबसे अच्छा है जो हमें अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न दे सके। तो आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिनके द्वारा आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए जो हर साल आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले नंबर पर, किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कंपनी कैसे काम करती है, कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है, मार्केट में उस कंपनी का ब्रांड कैसा है, कंपनी अपना माल इंडिया के अलावा किस देश में एक्सपोर्ट करती है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको इन सभी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको पावर सेक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, जिसके लिए आप उस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसे कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए पब्लिश करती है। वार्षिक रिपोर्ट में आपको उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और जिस सेक्टर में वह कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, जो आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं यह निर्णय लेने में मदद करेंगी। किसी भी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको ऊपर दिए गए सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को ऑफर करती है, किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है, उस पूरी इंडस्ट्री में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। लेकिन सच तो यह है कि 50% से ज़्यादा निवेशक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं हैं और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग बिना वार्षिक रिपोर्ट पढ़े किसी भी फंडामेंटली कमज़ोर शेयर को खरीद लेते हैं और बाद में उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि या तो वह इंडस्ट्री डाउन चली जाती है या फिर कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाती है, जिसके बारे में कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलकर विस्तार से बात करती है। लेकिन कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में आपको सभी पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, आपको केवल उन्हें ही पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता कर लें। आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं वह क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है जो उसके रेवेन्यू का मेन सोर्स है और किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है यह जरूर पता कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर नेस्ले को लेते हैं। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। अब नेस्ले तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, जिसमें फूड एंड बेवरेज मुख्य हैं। तो ऐसे में अगर इनका कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद भी हो गया तो भी कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले मैगी, जो कि नेस्ले कंपनी का ही प्रोडक्ट है, इसके बारे में अफवाह फैला दी गई थी,
जिससे मैगी की सेल बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी नेस्ले कंपनी के शेयर में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जबकि अगर कोई और कंपनी होती जिसके केवल 2-4 प्रोडक्ट ही होते तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और उसका शेयर प्राइस भी बहुत गिर जाता। लेकिन नेस्ले में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैगी के अलावा भी नेस्ले कंपनी के बहुत सारे ब्रांड हैं जो इन्हें मार्केट में लीडर बनाते हैं। इसके अलावा कंपनी की सब्सिडरी का भी पता कर लें। सब्सिडरी कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी को किसी अन्य कंपनी ने खरीद लिया है और खरीदने वाली कंपनी को उसकी पेरेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे आईएक्स कंपनी ने कुछ समय पहले आईजीएक्स यानी इंडियन गैस एक्सचेंज कंपनी को खरीदा था। आईजीएक्स कंपनी को हम आईईएक्स की सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं और आईईएक्स पेरेंट कंपनी है। कोई भी कंपनी अगर किसी अन्य कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो जिस कंपनी के शेयर वह खरीदती है वह सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। इस प्रकार सब्सिडरी कंपनी जितना प्रॉफिट या लॉस करती है उसका सीधा असर उसकी पेरेंट कंपनी पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप स्प्राइट, माजा, फैंटा या थम्स अप आदि कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं और कोको कोला आपको पसंद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी सभी ब्रांड भी कोको कोला कंपनी के ही हैं। मतलब इन सभी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का सीधा प्रॉफिट कोको कोला कंपनी के पास जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको उसकी सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट होगा, शेयर खरीदने से पहले कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है ये जरूर चेक कर लें। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना माल विदेशों से मंगवाती है और अपने माल को कितने देशों में बाहर बेचती है ये पहले से पता कर लें। जैसे टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी है जो 46 देशों की 149 लोकेशंस में अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है और वहां से इसे अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जिस देश में यह कंपनी व्यापार करती है उस देश में कोई क्राइसिस आता है या इकोनॉमी में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका सीधा असर टीसीएस या जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है उसके प्रॉफिट पर होगा। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई छोटी कंपनी किसी बड़े ब्रांड के साथ व्यापार करती है, उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है तो यह उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इस प्रकार की कंपनी भले ही स्मॉल कैप होती है लेकिन इसमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है और उसमें से कुछ शेयर तो भविष्य में मल्टी बैगर बन जाते हैं। अगली चीज आपको देखना है कि कंपनी में निवेश करने से पहले उस पर डेब्ट कितना है। कंपनी का कर्ज यानी डेब्ट चेक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि शेयर मार्केट में ज़्यादातर जो कंपनियां दिवालिया या बैंकरप्ट घोषित हो जाती हैं या फिर पेनी स्टॉक्स में बदल जाती हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कंपनियां केवल इसलिए बैंकरप्ट होती हैं क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पाती हैं। इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस पर डेब्ट कितना है यह देख लेना चाहिए। अगर कंपनी डेब्ट फ्री है और हर साल अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कंपनी डेब्ट फ्री तो है लेकिन उसका प्रॉफिट हर साल उतना ही है, वह ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, तो क्या आप उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे? वहीं दूसरी ओर एक कंपनी जिस पर थोड़ा बहुत कर्ज है लेकिन वह उस कर्ज को अच्छे से मेंटेन कर पा रही है और अपने प्रॉफिट को भी हर साल तेजी से बढ़ा रही है, तो यह पहले वाली कंपनी जो डेब्ट फ्री है उससे अच्छी मानी जाएगी क्योंकि यह कंपनी हर साल अपने डेट को अच्छे से मैनेज करके उस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। जबकि पहले वाली डेब्ट फ्री कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो सिर्फ डेब्ट फ्री कंपनी देखना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको कंपनी के प्रॉफिट को भी देखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है, शेयर खरीदने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों ही चीजें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती हैं। कोई भी कंपनी व्यापार करने में कितनी सक्षम है इसका पता इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद चलता है। सबसे पहले नंबर आता है बैलेंस शीट का।
किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट सबसे मुख्य स्टेटमेंट है, जिस पर कंपनी के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं यह लिखा होता है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स को कंपनी की संपत्ति कहते हैं, जो उसे बिजनेस करने में मदद करती है। इसमें टेंजिबल एसेट्स यानी भौतिक संपत्तियां जैसे फैक्ट्री, मशीन, उपकरण, कंप्यूटर आदि आते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू आदि आते हैं। ये दोनों ही प्रकार के एसेट्स बैलेंस शीट पर लिखे होते हैं। और लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज यानी देनदारी या फिर जिम्मेदारी, इनमें वह चीजें होती हैं जो कंपनी के ऊपर बोझ हैं और एक तरह से उसे चुकाना ही पड़ेगा, जिसमें कर्ज भी शामिल है। तो कर्ज कंपनी के लिए लायबिलिटीज है। अगर कंपनी ने किसी अन्य क्रेडिटर से उधार पर सामान खरीदा है तो उसे जो अकाउंट पेबल की रसीद मिलती है वह कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है। इस प्रकार कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज हर साल कंपनी की बैलेंस शीट में कम या ज्यादा होते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसे इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं। कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट उसके हर साल के प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हर साल अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें उस कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा होता है और कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है यह भी बताया होता है, जिसकी तुलना आप उसके पिछले साल के इनकम स्टेटमेंट से कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर साल बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर वर्तमान स्थिति तक का सारा लेखा जोखा बैलेंस शीट पर लिखा होता है। तीसरा पॉइंट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पूरी पिक्चर नहीं दिखाता, मतलब कंपनी के पास कितना नगद कैश आया है और कितना बाहर गया है यह नहीं बताता। इसकी जानकारी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में दी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एबीसी कंपनी ने इस साल किसी को 1 लाख रुपए का माल उधार पर बेचा, जिसका नगद पैसा उसे कुछ सालों बाद मिलेगा, तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 1 लाख रुपए की सेल तो दिखाई देगी, लेकिन उसमें हमें यह पता नहीं चलेगा कि कंपनी के पास कैश आया भी है या नहीं। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें कंपनी के पास कितना नगद कैश आ रहा है और कंपनी किसको कितना कैश दे रही है, इसकी पूरी जानकारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहती है। इसलिए जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर पढ़ें। इसके अलावा किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कंपनी की ताकत उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो उसके किसी भी कंपटीशन के पास नहीं होता है, और यही उस कंपनी को पूरे सेक्टर का लीडर बनाता है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसकी ताकत है, एप्पल कंपनी का ब्रांड और प्राइसिंग पावर उसकी ताकत है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और एप्पल इतने बड़े ब्रांड है तो इनकी कोई कमजोरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की कमजोरी यह है कि यह कंपनी लगभग सभी एफएमसीजी प्रोडक्ट को टारगेट करती है, जिसके कारण इसके कंपटीटर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस करके उसे बेस्ट बनाकर इसका मार्केट शेयर कम कर देते हैं, और यह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के साथ कई बार हुआ है। इसके अलावा कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फ्यूचर प्लान जानना भी जरूरी है। अगर आप पहले से ही पता कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी भविष्य में किन योजनाओं पर काम करने वाली है, तो आप उसका शेयर खरीद कर मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी का शेयर को उस समय खरीदा था जब यह कंपनी बहुत छोटी थी। तो टाइटन कंपनी को उन्होंने केवल इसलिए खरीदा होगा क्योंकि उन्हें इसकी फ्यूचर ग्रोथ पर विश्वास होगा, और यह विश्वास किसी भी कंपनी को अच्छे से रिसर्च करने पर ही आता है। इसका एक और उदाहरण हम टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स के शेयर में देख सकते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स के शेयर ने पहले ही दिखा दिया है, क्योंकि जिसने 1 साल पहले जब टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने का प्रस्ताव किया, तब अगर किसी ने इस शेयर में निवेश किया होता तो सिर्फ 1 साल में इस कंपनी ने निवेशकों का पैसा 100% से ज्यादा कर दिया। इसलिए अगर आप भी मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले शेयर खरीदना चाहते हैं तो कंपनी भविष्य में क्या करने वाली है इस पर नजर जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थे 5 मेन पॉइंट
जिनसे आप किसी भी स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने निवेश पर रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें।